तोता अपने पंजरे के फर्श पर लेट गया। एक पंजा निन्हे की तरफ जोर से मारा लकड़ी का झोला उसके ऊपर लटका हुआ था। उसकी चोंच में काला जीतून जकड़ा हुआ था, वाज़ेह निशानी कि पागो एक लाश थी, जबकि उसने हम सबको बेवकूफ बनाया था। माजी में मुर्दा खेलते हुए वो कभी जीतून खाने में नाकाम रहा था। उस बात का यकीन करने के लिए मैं पंजरे को धिका दिया। ये लर्ज गया, झूला डूब गया और परंदा लम्हा बह लम्हा फसल गया, लेकिन अपनी मर्जी से एक पनक भी नहीं हिलाता। वो मर गया है, जाफर ने मेरे पीछे ही कहा, सिर्फ लेकिन के वजन के साथ कायनात आखिरी लफ्ज पर मौलक है। मैं अपने आका की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो पत्थर के बेंच पर मेरी पेट के साथ बैठा था। उसके सहन दूसरी मंजिल की बालकोनी जिससे पंजरा लटका हुआ था। जाफर साए में, उसके परे सूरज की रोशनी रक्स करने वाले पानी में खेल रही थी। एक चश्मे से आंगन के पौधों और जंगली परिंदों पर फूल खुलते थे। खुशी से लड़खड़ा गया। दौर दीवार पर पंजरे में बंद एक और तोते ने भी पुकारा कि उसे एक इलाज के लिए वक्त था, जैसा कि वो करना चाहता था। लेकिन मेरे आका ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये मैंने सूरज की रोशनी में कदम रखा ताकि मैं उसका सामना कर सकूं। एक और बुंज पर री भी शायर हमल स्टाइलिस और कागज लिए बैठा था। नजर में मोहब्बत नहीं थी। उसने मुझे अता किया और वो शोमेन की हुआ के साथ अपनी तहरीरों की तरफ लौट गया। मास्टर, मैंने कहा, मुझे अफसोस है, मुझे भी पागो का शौक है था। कौन नहीं हो सकता? जाफर ने थके हुए अंदाज में पूछा। वो सिर्फ चंद साल छोटा था, मेरे 25 से ज्यादा, लेकिन वक्त की वजह से घर के अंदर अब भी जवान लग रहा था। कोई बात नहीं, उसकी मुकम्मल दाढ़ी, उसका चेहरा सर्दियों की बीमारी की वजह से मुरझाया हुआ था, जिसने उसका कुछ हिस्सा भी बहाया था। बोल्डपन, वह यहां का सबसे चमकदार परिंदा था। उदासी में बात जारी रखी लहजा आपकी मुलाजमत में बहुत से लोगों से ज्यादा रोशन। हेमल ने ऊपर देखे बगैर कहा, बहुत सच है। जाफर ने इत्तेफाक किया। क्या कोई तरीका है जिससे मैं मदद हो सकती है, कर सकूं मास्टर? मैं जाफर का कप्तान था, मुहाफिज और कभी कभी उसका एतमाद। परिंदों की मौत का मामला ताहिम था मेरे इल्म के दायरे से बाहर, और मुझे समझ नहीं आया कि उसके पास क्यों था। मुझे बुलाया। ये सच है कि मैंने पागो को तफरीही पाया। इसके अलावा मुर्दा खेलते हुए वो मास्टर और उसके चीफ ख्वाजा सरा की नकल कर सकता था, और यहां तक कि कभी 3 बार रुकुआ करके अजान का जवाब दिया। उसने ये तब ही किया जब उसने उसे ऐसा करने पर राजी किया जैसा कि मेरे भतीजे महमूद ने एक बार कहा था। बहुत दौर था, बहुत से मर्दों की तरह वो जानता था। पागो भी एक बार शायर पर बैठा था जब हीमल अंगूर का फल खाने से बाहर हो गया था और अपनी लंबी पतली नाक को दिल से चुटकी मारी। इससे मुझे खुशी हुई कि मैं पागो ले आया। जीतून का बेहतरीन इंतखाब जब भी मुझे मालूम होता कि मैं उसके पंजरे के पास से गुजरूंगा। क्या तुम्हें शबह है कि उसे कत्ल कर दिया गया है? जाफर ने पूछा। मैंने पलकें झपकाएं। यह मेरे ज़हन में नहीं आया था। मास्टर कई हफ्तों से बीमार पड़ा था। हेमल ने एक मरीज को हवा देते हुए कहा, एक सादा लोह को समझाना। हो सकता है कि कोई उसे जहर देने में नाकाम रहा हो। अपने सबसे प्यारे साथियों में से एक को जहर दिया। यह हो सकता है, मैंने जवाब दिया। ख्वाहिश है कि उसके बजाय किसी ने जहर दिया हो, शायर। लेकिन हकीम को यकीन नहीं आया कि मास्टर को जहर दिया गया है। हकीम ने पागो का मुआयना करने से इनकार कर दिया है, जाफर ने कहा, यह कहते हुए कि वो परिंदों का कोई माहिर नहीं। मैं उसे देखूंगा, मैंने कहा। लेकिन एक्सीलेंसी, अगर मैं इतना बेबाक हूं तो पागो था। आपके वालिद आपके बनने से पहले के हैं। वो बरसों की अमदा तवील मुद्दत तक जिंदा रहा। हो सकता है कि उसकी तकदीर लिखी हुई थी। मास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस उस पंजरे की तरफ बढ़ गया जिसमें कटर था। तोता, मुझसे क्या देखने की तौका थी उसके बारे में गैर यकीनी, लेकिन बंदर के लिए पूरी तरह प्रसम किसी वजनी मामले पर पूरी तोजा के साथ देखने का अंदाज। ये तब मुझे ख्याल आया कि जीतून में जहर मिला हुआ है। चनांचा मैंने पंजरा खोल दिया। पागो मुर्दा। जीतून से अलग होना उससे ज्यादा आसान नहीं था जब वो जिंदा होता।
اور اس چھوٹی چونچ نے اسے کھولنے کی میری کوششوں کا مقابلہ کیا۔ میں نے زیتون کو دیکھنے کا سہارا لیا، آگے پیچھے، جب تک میں اسے مفت میں کام نہ کروں۔ میں نے سورج کی روشنی میں قدم رکھا، پھل انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کے ساتھ واضح طور پر کچھ بھی غلط نہیں تھا، زیتون کے ٹکڑے کو بچانے کے جو اس نے میرے ہاتھ پر برداشت کیا تھا۔ مجھے زہر کا کوئی نشان نظر نہیں آتا ماسٹر، جعفر نے آ بھری۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہاں ہوگا۔ وہ صرف ایک کپتان ماسٹر ہے، زہروں یا پرندوں کا ماہر نہیں ہے۔ شاید ایک ماہر کو بلایا جائے۔ ہیمل اس میں سے زیادہ تر بنانے کے لیے پرعزم دکھائی دیتا تھا۔ واقعہ شاید، میں نے کہا۔ آپ ایک لینے کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، شاعر نے اپنے سٹائلس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں اس کے لیے ایک یادگار تحریر کر رہا ہوں، بھاگو۔ یہ سب کچھ تھوڑا بہت تھا۔ خود اہم شاعر اور میرے مریض کے ساتھ کیا ہوا؟ ماسٹر اور طوطے کا آخری کھانا میرے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان مضبوطی سے رکھا ہوا تھا، اور میں نے کہا لگایا۔ شاعر کا سر جھک گیا۔ جعفر نے اپنی آنکھوں سے اپنی پیشانی سے مجھے ٹھیک کیا۔ بنا ہوا بہت ہوا، پھر کشیدگی کے ساتھ چارج کیا گیا تھا۔ جعفر ایک مہربان استاد تھے، سچ تھا، لیکن وہ بغداد کے 3 اہم ترین آدمیوں میں سے ایک تھا، اور صرف ایک بیوقوف اس کے چہرے پر اس کا مذاق اڑائے گا۔ وہ ہنستا ہے، ہیمل نے کہا، اور اس کی بے اعتباری کے ساتھ گھل مل گیا۔ خوشی ایک دنگ رہ گئی، مسکراہٹ تقریباً پورے اس کے تنگ چہرے پر پھیل گئی۔ میں ہنستا ہوں، میں نے کہا، کیونکہ مجھے ایک بہترین خیال آیا ہے۔ میں نہیں جانتا جس نے اتنے عمدہ جھوٹ کو متاثر کیا، لیکن اس نے انہیں توقف دیا، اور اس وقت میں کروں گا۔ جہنم میں جکڑے ہوئے ابلیس کا شکریہ ادا کیا اگر وہ ذمہ دار ہوتا۔ کیسا خیال؟ شاعر نے بلی کے تمام انداز سے کہا۔ شکار کے ساتھ کھیلنا مجھے یقین نہیں ہے۔ میں نے اپنے آقا کے سامنے ہلکا سا جھک کر اور تیزی سے سوچتے ہوئے کہا، اس وقت بحث کرنا مناسب ہے۔ نہیں پلیز عاصم، جعفر نے کہا، جو کچھ مقدس تھا میں نے اسے حاصل کر لیا تھا۔ دلچسپی، اور مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک موڑ، میں نے بات کرتے ہوئے سوچتے ہوئے انتظام کیا۔ ماسٹر نے نفی میں ہاتھ اٹھایا۔ کوئی نظم یا مشاعرہ نہیں ہوگا، اس دکھ کو میری روح سے دھو ڈالو۔ یقیناً، میں نے کہا، ایک مایوسی کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ کوئی عام موڑ نہیں، مدد کرے گا، صرف ایک حقیقی منفرد تجربہ آپ کے زخمی دل کو خوش کر دے گا۔ میں حیرانی کا انتظار کر رہا ہوں، شاعر نے خاموشی سے اپنا سٹائلس ترتیب دیتے ہوئے کہا، اور اگر یہ آیا ہوں تو حیران رہ جائیں گے۔ جب خلیفہ آخری بار آیا تھا تو کیا اس نے آپ کو ایک عمدہ کہانی نہیں سنائی تھی؟ میں پوچھا۔ جعفر نے اس بات میں سر جھکا لیا۔ ہاں، وہ اور اس کے ساتھی مشترکہ لباس میں ملبوس تھے تاکہ وہ نہ ہوں۔ پہچان لیا اور سڑکوں پر چل دیا۔ خلیفہ نے کہا تھا کہ وہ دعوت دے گا۔ جعفر، اگر وہ بیمار نہ ہوتا اور میرے آقا کی مایوسی کو پہچانتا۔ چہرے نے اسے بتایا کہ اسے امید ہے کہ جعفر اس کے ساتھ اسی طرح کے منصوبے میں شامل ہوں گے۔ مستقبل ماسٹر صاحب نے کئی بار افسوس کے ساتھ اس واقعہ کا ذکر کیا۔ جب سے جعفر نے سر ہلایا، ہاں، لیکن خلیفہ اس ہفتے شکار کرتا ہے، میں مہم جوئی نہیں کر سکتا آگے اس کے ساتھ۔ میں بھولا نہیں تھا ماسٹر، یہ میرا خیال ہے جس کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے اپنے کامریڈز، تاکہ آپ کے ساتھ اشتراک کرنے کے لیے ایک مہم جوئی ہو۔ واپسی پر خلیفہ۔ جعفر روشن نہیں ہوا، بالکل۔ اس کا سر اٹھا اور اس نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ مکمل طور پر چھوٹے شاعر نے اسے ردعمل کے لیے دیکھا، شاید سوچ رہا تھا کہ آیا وہ میرا مذاق اڑائے یا میری تعریف کرے، حالانکہ وہ یقیناً پہلے والی کو ترجیح دے گا۔ میں حامل نے ماسٹر کے ہونٹوں کو پھیرتے ہوئے جلدی سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے وہاں۔ عاصم، اگر آپ اس پاگل ہیں، انٹرپرائز پر جاتے ہیں ماسٹر، مجھے امید ہے کہ آپ اجازت دیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ میں ان تمام واقعات کو ریکارڈ کروں۔ جعفر سر ہلا رہا تھا۔ نہ، محل چھوڑنا اچھا ہوگا۔ مائک، بازار میں جاؤ اور دیکھو کہ دریا سے کیا آیا ہے۔ بحث میں صرف بھکاریوں سے ہی پریشان ہوں گے۔ اس نے بالواسطہ طور پر ان درباریوں کا حوالہ دیا۔
जो हमेशा उसके बारे में भीड़ करते रहते थे जहां कहीं भी उसने कदम रखा। बेशक मास्टर, लेकिन हमील को रहना चाहिए ताकि वो अपना काम मुकम्मल कर ले खामोशी में तरकीब। हाँ हाँ, फिर खलीफा को यह किस्सा कौन सुनाएगा? जाफर ने कहा, मैं बताऊंगा। लेकिन जरूर। शायर बीच में रख गया। तुम्हें अक्लमंदों की जरूरत है, आपके साथ। आसिम मंसूबा बंदी कौन करता है? गार्ड्स की तीनों। मुझे लगता है वो मुझे भी अच्छी तरह जानता था, बिल्कुल वही जो मैंने मंसूबा बनाया था। एक मुख्तसर सफर। मेरा मालिक अच्छी तरह से महफूज है। मैं सिर्फ मुस्कुराया। शायर ने कहा, तुम भी गोबर के सौदागरों के साथ जा सकते हो। नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझे दूसरे साथियों को भी तजवीज करने की इजाजत दें। नहीं मास्टर, मैंने कहा, आलम दुबीर को ले जाओ। वो चालाक है और नहीं करता अकल की कमी। जाफर ने सिर हिलाया और उसके कदमों पर चढ़ गया। ये एक अच्छा ख्याल है, जाओ और जमा करो। उसे उससे कहो कि हम मगरिब के नौकरों के दरवाजे पर मिलेंगे। दोपहर के बाद ही दुआएं, और उससे कहो कि कोई भी इसराफ ना पहने। आपको भी चाहिए, अपने आप को भैंस, कुछ आम। मैं झुक गया। मैं सुनता और मानता हूं। शायर अब भी शाइस्तगी से एहतजाज कर रहा था कि मैं सहन से निकलकर अपना बना महल के हालों के जरिए रास्ता। आका का महल तकरीबन उसके साइज का था, खलीफा का और बेमकसद तलाश के लिए कोई जगह नहीं। जबकि मैं दुबीर के साथ दोस्ताना था, मैं उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था कि मैं उसके चुकरों से वाकिफ था। इसलिए मैंने पूछा, गुलामों में से एक की तरफ से हदायत। छोटा आदमी झुक गया। उस वक्त वो गालिबन मालकन को ट्यूशन दे रहा है। साबरा, मरकजी सहन से दौड़। बिल्कुल, मुमकिना बरतरफी से। ये सिर्फ मेरा माजजाना बच निकला, या मौत जिसने मुझे सोचना ही छोड़ दिया था। गुलाम का इजहार खाली था, लेकिन वहां उसके लहजे में तंज का इशारा था। गवया तमाम महल यकीनन दुबीर को जानता था। दिन के वक्त तफवीज। मैंने उसे छोड़ दिया और हाल में अपना रास्ता बनाया कि मास्टर की भांजी के लिए एक मर्द ट्यूटर इस्तेमाल किया जाए। बहुत से लोग मुकर्रर कर चुके थे। वैगिंग के लिए जबानें खूद कर हमारी वापसी के बाद सूरत हाल शुरू हो गई थी। कलहो जहां मेरे और दुबीर के अमाल ने न सिर्फ हमें बुलंद किया था, जाफर की आंखें, मगर उसके जरिए खलीफा की तरफ से तारीफ का एक कलमा हासिल किया। खुद मास्टर ने मुझे अपने एतमाद के करीब लाया था और बढ़ाया था। दुबीर का मकाम, उसे अपनी प्यारी भांजी की तालीम के स्पर्द करना। साबरा के वालिद मूसा ने ऐलान किया था कि जैसा कि अल्लाह ताली ने उनको बरकत देने के लिए मुनासिब समझा था। बैटी बहुत उम्दा दिमाग के साथ, खुदा ने उसे इस्तेमाल करने का इरादा किया होगा। मूसाई शाम का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, लेकिन अपने बड़े बच्चे को जाफर के यहाँ छोड़ गया था। हदायत के साथ ख्याल रखें कि वो बगदाद में दस्तयाब बेहतरीन तालीम हासिल करें। मैं उस कमरे के जड़वां दरवाजों के करीब पहुंचा जहां उसे पढ़ाया और पकड़ा जा रहा था। अंदर से एक नौजवान औरत की हंसी के गर्म लहजे। उसने आवाज दी कि नहीं, किसी भी दूसरी लड़की से ज्यादा रोशन। मैंने एक दरवाजे पर रीप किया और फिर सीधा अंदर चला गया। गार्ड कीप्टन के तौर पर मेरा हक था। दुखरोनों ने बीक गेमन की मेज से ऊपर देखा। उन्होंने बज़ाहिर ऐसा नहीं किया। एक आदमी पर हंसते हुए उनके इल्जामात को ज़हन में रखें, लेकिन मुझे एक ऐसी चुकाचौंध के साथ थे क्या जो सड़ जाएगी। एक तैयार दोल्हा। दुबीर और साबरा करीबी मेज पर बैठ गए। दोनों ने एक किताब पकड़ी हुई थी। मैंने सबसे पहले दुबीर की तरफ नहीं बल्कि साबरा की तरफ देखा। हालांकि मैंने उसे कभी कभी देखा था, बगैर नकाब के। उसे दबैर की सरपरस्ती में मोटे लिबास पहनने को कहा गया था। इस जमाने में अमीर लोगों में बाल दिखाना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन यह भी छुपाया गया। वो एक चीज की पर्ची थी, एक पतली नाक के साथ। अपने लिए मैं ज्यादा काफी वकर वाली औरत को तरजीह दी, लेकिन मैं तस्लीम करता हूं कि उसकी आंखें बड़ी थीं, साफ। उसकी आवाज मिटी। सुबह बखीर कैप्टन, उसने कहा। सुबह बखीर, हमेशा की तरह, उसने कहा। 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 हमेशा की तरह,
उसने कहा, हमेशा की तरह। 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 उसने कहा, मालकन, इस रकावट को माफ कर दो। मालिक सबक ले रही है। करोड़ में से एक ने मुझे धीमे से कहा, क्या वो शाइस्तगी के सबक हैं? मैंने उससे पूछा, फिर जाफर की तरफ देखा। भांजी साबरा की आंखें नम हो गईं, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। मैं तुम्हारे चचा के कहने पर दुबेर को लेने आया हूं, मैंने उसे बताया। वो मुसीबत में नहीं है क्या? वो आवा, नहीं। तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है? वो मुझे वहां रखती थी। बज़ाहिर मेरे अल्हाम का कनवा उसके लिए खशक हो चुका था। सुबह और मैं मुजस्समा खड़ा रहा। एक लम्हे के लिए बहुत देर तक सोचने की कोशिश करता रहा, वजाहत जिससे मेरा मकसद जाहिर नहीं हुआ। साबरा ने इशारा किया। हाँ, मैंने इत्तेफाक किया। हालांकि ये उस तरह अहम नहीं था जिस तरह वो सोच रही थी। बला शबा उसकी आंखों के पीछे एक नौकरानी की पसंद छिपी हुई थी कि दबेर की जरूरत थी। रियासत के कुछ अहम उमूर के बारे में मशूरा करें जिनमें शादियां और घोड़े शामिल हों। सबसे ज्यादा पसंद। सच में मैंने अचानक अजीब सा महसूस किया, क्योंकि मैं तब समझ गया था कि अगर मेरे पास होता बेवकूफ शायर, लड़की, आलम और उसके अर्द गर्द अपना तसल्लुत बरकरार रखा करोन सुबह बला, तातुल चले जाते। साबरा ने कहा, जरूर है तो ले जाओ, अगरचा मैं खुशी से हासिल करूंगा। मजीद पढ़ें। पढ़ें, दुबेर ने कहा। जब मैं अपनी चीजें उठा कर रहा हूं, पहले असल में, फिर लड़की ने तजस्सुस से यूनानी जबान का वरद करना शुरू किया। दुबेर खड़ा मुझे एक नजर डाल रहा था। उसकी आंखें साफ नीली थीं, नीले जबह से ज्यादा मुतहर्रिक। जो उसने पहना था, जाफर का तहफा। उन दिनों में उसकी पगड़ी के नीचे के बाल सियाह और घिने थे। उसके होंठों के नीचे ढलती हुई दाढ़ी में अभी तक कोई सरमई नहीं थी, और न ही मूंछों में। ऊपर वरना उसकी दाढ़ी पतली थी, सिर्फ उसके जबड़े की शक्ल के मुताबिक थी। वो मुझे लगता है कि कुछ यकीन दहानी के लिए तलाश किया कि सब वाकई ठीक था, और मैंने सिर हिलाया। एक बार साबरा ने आगे कहा, कुछ खुश किस्मत थ्रीसियन को मेरी अजीम ढाल मिली है। मुझे करना पड़ा उसे लकड़ी में डाल दो, लेकिन मैं साफ हो गया। खुदा की हमद करो, मैं एक और हासिल करूंगा, जैसा कि अच्छा। दुबीर ने कहकहा लगाया जब उसने अपने कागजात और किताबों का ढेर अपने अंदर भरा। थैला बिल्कुल सही, तुमने देखा? साबरा ने कहा, यह है, सपाटन का मजाक उड़ाती है। हाँ, आपका क्या ख्याल है? क्या अमलियत पसंदी जलाल से ज्यादा अहम है? साबरा खला में घूरती रही जब दुबीर ने अपना थैला बंद किया। यह हालात पर मुनहसर होना चाहे, अमलियत बुराई को माफ कर सकती है। बेशक, दुबीर ने सिर हिलाया। अच्छा कहा, पढ़ते रहें, मैं दोबारा मिलेंगे सुबह। आप सफर नहीं करेंगे क्या आप कैप्टन? साबरा ने मुझसे पूछा। बहुत दूर नहीं, मैंने कहा। लगाया कि मेरा जवाब नफी में आया इत्मीनान, लेकिन उसने हमें अच्छे दिन की ख्वाहिश की और मजीद कुछ नहीं कहा। दुबीर और मैं फिर हाल के नीचे एक दूसरे के पहलू में चले गए। क्या हुआ है? उसने पूछा। मैंने उसे बताया कि पागु मर गया है और मास्टर को एक मोड़ की ख्वाहिश है। हमल जाने का मशूरा दिया था। मैंने आपके बारे में सोचा। मैं देखता हूं, उसने कहा, खास तौर पर खुश नहीं। मैंने उसे कालम के साए में रखने को कहा और अपनी आवाज नीची कर दी। यह है हमाकत, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उससे बेहतरीन फायदा उठाऊंगा। मास्टर होशियार गुफ्तगू चाहता है। आप उसे फराहम कर सकते हैं, लेकिन आपके कुंधों पर सर भी है। मैं तवक्का करता हूं तुम उस पर नजर रखने में मेरी मदद करो। वो कहां जाने का इरादा रखता है? दुबीर ने पूछा। उसने बाजार का जिक्र किया। फिर हमें उसके कदमों को महफूज मकामात की तरफ ढालना चाहिए। उन्हें भी उसकी दिलचस्पी का ख्याल रखना चाहिए, मैंने कहा। यकीनन। क्या आप समझते हैं कि हम उसे परंदे बेचने वाले के पास ले जाएं? मैं उसके ज़हन को तोते से दूर रखना पसंद करूंगा। मैंने मास्टर की बाकी हदायत पहुंचा दें। दुबीर ने बगैर सुना सवाल, और फिर हम अलग हो गए। वो अपनी तैयारियों के लिए, मैं अपने लिए। बहुत जल्द नमाज की अजान हो गई और फिर मैं मगरिब हो गई की तरफ तेजी से चला गया। नौकरों का दाखला। वहां मैंने दुबीर को पहले ही मास्टर के पास हाजिर पाया। आलम खाक आलूद भौरा लिबास पहना हुआ था।
जाफर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ सिर हिलाया। पुलोस दी बोल्ड। बूढ़ा ख्वाजा सुरा उसके पीछे खड़ा हुआ और मास्टर के साथ हथमी एडजस्टमेंट करता रहा। पगड़ी जो खास तौर पर बस्तर पर लगी हुई नजर आती थी। किसी और दिन मास्टर करेंगे। एक खड़की से एक गंदा कपड़ा डाल दिया है, उसका अपना जबा धागा था। और दाग, मुझे यकीन नहीं है कि ये कहां से आया था, लेकिन ये काफी खराब था, मेरे अपने सफरी लिबास से ज्यादा। सच तो यह है कि उसकी दाढ़ी इतनी ही थी, उसने काफी काम नहीं किया। अच्छी तरह से तराशे हुए, उसके नाखून उतने साफ थे कि वो किसी बच्चे से कम गरीब आदमी लगते थे। लिबास खेलना। मास्टर साहब अपने खूबसूरत चेहरे और बारीक बीनी की वजह से मशहूर थे। ओदाद व शुमार, अगरचा यकीना शायरों ने मुबालगा आराई की है, और उसने खुद को साथ ले लिया एतमाद, जिसने उसके लिबास को झटलाया। कैसी लग रही हूं? उसने मुझसे पूछा। मैंने जवाब दिया, आपके कपड़े मुनासिब तरीके से फटे हुए हैं। मैं सोच रहा था। बोल उसने कहा कि एक गाल पर गंदगी का धब्बा हो सकता है, नजर मुकम्मल करो। क्या आपको लगता है? जाफर ने पूछा। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं ये कहना चाहता था कि वो फिर मुसखरे से मुशाबहत अख्तियार करेगा, लेकिन बोलोस कोई बात नहीं कि वो गुलाम और ख्वाजा सरा था, महल में मुझसे ज्यादा ताकत रखता था, और सिर्फ एक बेवकूफ ने उसकी मुखालफत की। दुबीर ने कहा, ये एक अच्छा टच होगा, लेकिन लड़कियां कम नजर आएंगी, तो आली मर्तबत पर एहसान करो। जाफर ने कहा, मैं महम जुई की तलाश में हूं, बीवियों की नहीं। आवा, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, बोलोस ने खुशी से कहा। कौन जानता है, जब खुदा हमेशा 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 आपके रास्ते से गुजरने के लिए कोई इत्तला भेजेगा। वो और जाफर हंस पड़े। मैं अंदर से कहा, बोलो सब। जाफर की तलवार की पट्टी पर बांधने के लिए झुका। क्या ये तेज है? मेरे आका ने पूछा। ये देखा गया था, अगरचा मैंने आपको एक प्राणी में आन पाया। आपका शुक्रिया बुलुस, जाफर ने कहा, और मैं एक बार फिर अंदरूनी तौर पर कहा, मुनासिब जंगजू अपने हथियार को देखेगा। नहीं आया था। पूछने में शर्मिंदा होना, वो बेताबी से हमारी तरफ मुतवजा हुआ। मैं सबसे बहुत खुश हूं। ये क्या तुम दोनों तैयार हो? हमें सिर्फ आपकी बात का इंतजार है उस्ताद। मैं झुक गया। ये एक अच्छा ख्याल था आसिम, जाफर ने कहा। बोलुस आगे बढ़े। दो दरवाजे के दोनों तरफ इंतजार करने वाले मुहाफिजों ने हमें नोटिस न करने का बहाना किया। वो दरवाजा खींचने के लिए पहुंच गए। मास्टर ने एक हाथ उठाया और सेंट्री पीछे हट गए। मुझे यकीन है तुम जानते हैं, उसने हमारी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, कि आप मुझे लक़ब से नहीं बुलाएंगे, या दरहकीक किसी भी एजाज से, एक बार जब हम महल से निकल जाएंगे। यकीना मास्टर, मैंने कहा। यकीना अंदर, जाफर ने मुस्कुराहट के साथ तस्हीह की। मेरे पास एक होना है। एडवेंचर? तो क्यों ना अपना नाम सबसे बड़े एडवेंचरर्स में से एक के नाम पर रखें। एक बेहतरीन ख्याल, बोल उसने कहा। कैप्टन, उसे बेहिफाजत घर देखो। यकीनन। आका, हम आपकी वापसी का कब इंतजार करेंगे? बोल उसने पूछा। जाफर ने जवाब दिया, शायद हम आपकी वापसी का कब इंतजार करेंगे, हम रात से गुजर चुके होंगे। उसने दरवाजे की तरफ रुख किया, उसके बारे में बेहतर सोचा, और बोलोस का दोबारा उठकर सामना किया। अंगली, गोया वो किसी पोशीदा फहरस्त में से किसी नुक्ता को टक टक कर रहा हो। ना होने दो हमारी महम जोई का लफ्ज फैलाओ। बिल्कुल नहीं मास्टर। दुबीर, आसिम, हमें जाने दो। एक बार फिर संटीरी दरवाजे तक पहुंचे। आंखें खाली नजरों से ऊपर मरकूज हो गईं। हमारे अपने, ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसे राज में रहें जो उन्हें मालूम ना हो। बाहर रोशन था और खुशबूदार, यहां तक कि एक तरफ के दाखिली रास्ते पर झाड़ियों की कतार थी। खुलना ये बीरूनी दीवार के गेट तक थोड़ी सी पैदल ही थी। इसी तरह पहरा भी सेंट्री एक ने हमारे लिए गेट खोल दिया, जब कि दूसरा पीछे धकेलने के लिए आगे बढ़ा लोगों का हुजूम, जो महल के तमाम दाखिली रास्तों पर जमा होता है। दुबीर और मास्टर और मैंने उनके गर्द कदम रखा।
मुख्तलिफ किस्म के भुकारी और नौकरी के दरख्वास्त दहंदगान और तमाशाइयों ने तजस्सुस से हमें देखा, यहां तक कि एक ने दबीर का चोगा खींचकर उल्तिजा की। खैरात। और फिर हम माजी में थे। मुझे लगता है कि मास्टर की केकोफोनी से हैरान होने से ज्यादा हैरान था। गलियां बगदाद लोगों और उनके साथियों की खुशबू से भरा हुआ था, और हम थे दोनों की मोटी में। ऐसा नहीं है कि आका कभी अपनी हवेली से बाहर नहीं गया था, ये सिर्फ ये है कि वो कभी भी खादमों और सरप्रस्तों के बफ्र के बगैर आगे नहीं निकला। जब जाफर ने पूछा कि हमें कहाँ जाना है तो दबीर ने पहले करीब का मशूरा दिया। जनूबी रसाफा का बाजार, जो शहर का सबसे अमीर तरीन इलाका है, जहां हमने खर्च किया। अगले घंटे का बड़ा हिस्सा ताजरों को आका की हकीकत मालूम ना हो सकी शनाख्त, लेकिन एक अहमक भी एक नज़र में बता सकता है कि वो भैंस में एक शरीफ आदमी है। उसके अच्छे अंदाज की वजह से उन्होंने उसे कहा कि वो उनके बेहतरीन बाउल्स को देखें और रेशम और परफ्यूम और सूरज के नीचे तकरीबन हर चीज। लेकिन उसने बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की, इश्तियाल अंगीज झूठ को दिलचस्पी से सुना, कुछ कपड़ों की नायाबियत या बोट बनाने वाले की बेमिसाल महारत के बारे में। चमड़े का काम वो खास तौर पर एक जौहरी की तफसीली कहानी की तरफ से लिया गया था। हिंदुस्तान से बगदाद का खतरनाक सफर। मैंने उसे थका हुआ पाया और वहां से निकल गया। दुबीर मेरे साथ शामिल हुआ। क्या तुम्हारी तलवार तेज है? उसने खामोशी से पूछा। मैंने पहले तो उसका मतलब नहीं लिया, फिर उसकी चालाक मुस्कुराहट देखकर कहकहा लगाया। हमें अपने अगले रास्ते के बारे में सोचना चाहिए, दुबीर ने कहा, क्योंकि वो बढ़ेगा। बौर, मैंने कहा, दरिया के उस पार एक जगह है जहां मर्द अक्सर कबूतरबाजी करते हैं, अगरचा उसमें परिंदे शामिल हैं। दुबीर ने दानिशमंदी से इशारा किया और मैंने सिर हिलाया। मुहादाहिदारा क्या? आपको लगता है कि वो कुछ रीसलंग देखना चाहेगा? मैंने पूछा। उसी लम्हे जाफर वापस आया। हम में से हर एक को सोने की एक छोटी अंगूठी के पास से गुजरा। शुक्रिया। अंदर, मैंने कहा। दुबीर ने मुझे गूंजा। मैंने बात अपने ऊपर फसला दी सबसे छोटी अंगली और असर की तारीफ की। यह मेरी खुशी है। जाफर ने दूसरे ताजरों के इशारे को नजरअंदाज कर दिया और उसने अपना सिर इस तरफ मोड़ लिया और फासला तलाश किया, क्योंकि बाजार खचाखच भरा हुआ था। पगड़ियों और कमरों के अलावा बहुत कुछ नजर नहीं आता था। खरीदारी के लोग। सुन्नार ने मुझसे एक औरत के बारे में बात की जो जादुई चीजों का कारोबार करती है। वो है उन साइड गलियों में से एक नीचे। दुबैर और मैंने सिरसरी नजर डाली, जबकि मास्टर दूसरी तरफ देख रहा था। क्या ये नहीं कहा गया कि रास्तबाज आदमी जादू से मुना मोड़ लें? मैं पूछा। अंदर, दुबैर ने कहा। जादू के साथ हमारा आखिरी मुकाबला था, किसी हद तक। आस बार कोई यूनानी शामिल नहीं होगा, जाफर ने हवाई आवाज में कहा। उसके अलावा ये वाकई जादू नहीं था। दुबैर और मैंने एक नजर डाली। आका ने कभी हमारी बात पर मुकम्मल यकीन नहीं किया था। यूनानियों के साथ होने वाले वाकयात का हिसाब किताब इस वक्त निश्चा किया गया था। उन्होंने जारी रखा, हमारे अपने शहर में बाजार का एक सादा सा जादू है, वहां कर सकते हैं, कोई हकीकी नुकसान ना हो। आइए उसे ढूंढे। जौहरी ने कहा कि वो बहुत अच्छी है। वो शायद उस आदमी की खाला है, मैंने कहा, जो हमारे पैसे बांटेंगी। वो आसिम, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हो? मास्टर ने पूछा। मैंने सोचा कि हम आज मजा करने जा रहे थे। आइए उस जादूगर औरत को देखें, फिर कुछ तलाश करें। खाना। मैं तरजीह देता कि हम पहले खाना तलाश करें, क्योंकि मैंने एक को नजरअंदाज किया था। उस मंसूबे की तैयारी के दौरान मुनासिब खाना, लेकिन दबेर और मैंने मास्टर की पैरवी की। एक समिटती हुई साइड गली के नीचे चलते हुए अर्चन से गुजरते हुए और एक सिलसिला के अर्ध गर्द बदबूदार भूरे पटल्स। कुछ देर बाद वाज़ेह हुआ कि जाफर बन चुका है। खो गया तो हमने एक सरमई दाढ़ी को खैरात दी, जिसने फिर हदायत फराहम की, और मैं अगले चौथाई घंटे में हम सामने के एक छोटे से तारीक कमरे में कालीनों पर बैठ गए। से घर में कहीं से भीड़ भरे गोशत और मूस की दलक्श आवाज आई। नीमने की खुशगवार खुशबू। कोई भी हमें पेश नहीं किया गया था, अगरचा
दरवाजे का जवाब देने वाले स्टर्लिंग की तरफ से और हमें बैठने को कहा, और अभरने वाली झुकी हुई औरत ने हमें कुछ भी नहीं दिया। पर्दे वाले दरवाजे के पीछे से और हमें उसके घर में खुश आमदीद कहा। उसकी आवाज एक पुराने गाने वाले परिंदे की तरह था, क्योंकि ये साफ था लेकिन थुका हुआ था और थोड़ा पतला था। वो हमारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, जैसा कि कसामत कहने वाले करते हैं, चाहे हम जवान थे। मर्द हर वक्त बीवियों की तलाश में रहते हैं या अहम कारोबार से वक्फा लेते हैं। सियाह आंखों से हमें देख रहा है। सायादार कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। उसका पर्दा और उसकी निगाहों से उसके ख्यालात का कोई जज्बात या निशान जाहिर नहीं हुआ। मैंने अंदर ले लिया। कमरा नायाब और शाइस्ता दोनों अजीब चीजों के साथ सफाई का हुक्म दिया। ऊंची शील्फें, तारीक दीवारों से बाहर खड़ा था। मैं इनमें से कुछ मवाद देख सकता था। बिराह रास्त मेरे दाएं तरफ हम खुद दीवार के इतने करीब थे। हालांकि मैंने सोचा कि मैंने एक देखा है। छोटे परिंदे का पंजा एक किनारे से लटक रहा है। मेरे बाएं जानब शील्फ पर ऐबा था। अजीब इलामतों से मजीन लकड़ी की गेंदों का हौज पाज, रंगीन चिप्स पत्थर, एक मिट्टी का प्याला जिससे मजीन किया जाता है ज़ुमरुद, और एक फीरेट का ममी शुदा सर। उन अशिया की खासियत ने एक नाशाइस्ता माइन दिया, यहां तक कि ज्यादा गैर मामूली ट्रिपिंग्स तक, जो कीतली एक राटर से लटकी हुई थी, मिसाल के तौर पर खालीपन से ज्यादा पकड़ सकता है। और उन सियाह लकड़ी के चमचों पर क्या था? दीवार हलचल रही है। मेरी तलवार हाथ के लिए तैयार है थी और इसी तरह मेरी छुरी भी। मेरी अंगुलियों के तौर पर उसकी चोटी पर झुककर मैंने महसूस किया कि जादुई औरत की नजरें हम पर हैं। तभी उसने पूछा, हमें सूखे के लिए और हमें सीके के लिए। और जाफर ने मुझे इब्तिदाई फेस अदा करने की बोली लगाकर अपना स्टेशन जाहिर किया। दी औरत ने मिलते जलते मलबूस दो में से एक को बगैर किसी तबस्सुरे के सिके पास कर दिए। नौजवान, खुसूसियात और बालों में युक्सा हैं कि एक चंद अंश लंबा था। वो थोड़ी देर के लिए गायब हो गया, फिर छोटी पेस्ट्री लेकर वापस आया जो वो हमारे सामने बैठा था। वो दोबारा पीछे हट गया। बड़ा लड़का साए में एक स्टूल पर खामोशी से बैठ गया। औरत ने बैठते हुए कहा, तुम जादू ढूंढते हो? क्यों? क्योंकि मैं मुजस्सिस हूं, जाफर ने जवाब दिया। तुम बूर हो गए हो। औरत ने मुझ पर नजर डाली जब मैंने एक दावत पर खाना खाया। ये ताजा था और शहद के साथ पक्का हुआ था। ये कभी नहीं कहा जा सकता कि मुझे मिठाई पसंद नहीं है। क्या तुम सिर्फ इसलिए जादू ढूंढते हो कि तुम बूर हो गए हो? उसने जाफर से पूछा। मेरे दोस्त ने सच्चा जादू देखा है, दुबीर ने कहा। गहरा जादू उसके पास नहीं है, उसमें दिलचस्पी। उस पर उस्ताद का मना फट गया। औरत तारीफ करते हुए दुबीर की तरफ मुतवज्जा हुई। वो किस कसम का जादू करता है? ख्वाहिश, जाफर बोला। बाहर एक ताजिर ने हमें बताया कि आपको एक तहफा दिया गया है, मुस्तकबल के वाकयात की समझ। मैं उन्हें सुनूंगा। क्या आप करेंगे? उसने अपनी मोटी भूरी भनवे में से एक को झुका लिया। वो झुक गई, करीब। उसकी आवाज गर रही थी। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या पूछते हो? ये एक खतरनाक है, किसी की कसमत जानने की चीज। अलम ने कुछ को पागल कर दिया है। कुछ खर्च करते हैं, उनकी सारी जिंदगी घूमते फिरते हैं और जो कुछ उनके पास है उससे बचने की तदबीर करते हैं। बताया जाता है जब तक उन्हें एहसास न हो कि वो सानिब के कंडलियों में लपटे हुए। फरार होने का सोचा, जाफर ने कहा। हम डरने वाले नहीं हैं। शायद वो नहीं था। मैंने ढके छिपे निशान को बिराई से बचाने वाला बनाया मेरी राह के पीछे। वो कुछ लम्हे मजीद रखकर उसकी आंखों में देखने लगी। तुमने अदा कर दिया है कीमत, वो बगैर किसी जज्बात के बोली, और मैं आपके सिक्के का एहतराम करूंगी। खदमत, उसने लड़के की तरफ इशारा किया जिसने छोटी सरख मोमबत्तियां निकाली थीं जो उसने रोशन की। उन्होंने छोड़ दिया लेकिन थोड़ा सा धवां। फिर उसने हमें पार्चमेंट पेश किया, एक छोटा सा हर एक मुरब्बा एक मखसूस झरियों वाली साख्त का। ये कागज का क्या अंदाज है? दुबीर ने पूछा। उसने कहा, यह मिस्री बलियों की खाल से तैयार किया गया है। मास्टर अपने ही पीपर को मजीद बारीक बीनी से जांचने पर गर पड़ा। हकीकत में यह नजर नहीं आया। मैं जानवरों की खाल बनना चाहता हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा।
उसके बाद खास तौर पर पुराने नजर आने वाले पत्थर के उनक वेल की पेशकशाई जिसमें स्याही माइल थी, और एक कलम जिसमें शानदार रंगीन पनिक थे। ये वो मेरे आका के हवाले कर दिया। मोमबत्ती के धुएं की गहराई में सांस लें, फिर उस पर अपना नाम लिखें, पार्चमेंट, और उसे प्याले के अंदर रख दें। इस लफ्ज पर नौजवानों ने एक छोटा सा रखा, हम में से हर एक के सामने भूरी कटोरा। मैंने हैरत से दबीर की तरफ देखा कि क्या वो भी ऐसा है। जाफर के इस औरत के सामने अपना नाम बताने पर तशवीश हुई, लेकिन वो खामोश रहा। जाफर बिल्कुल नहीं हचकचाते। मेरे आका मोमबत्ती में सांस लेने के लिए करीब झुक गए, जिसकी बदबू आ रही थी। लौंग का पार्चमेंट उसके घटने के पार डाला और दिलेरी से उसका नाम लिखा। वो फिर कागज को जोड़कर प्याले के अंदर रख दें। अगली बारी मेरी थी, और फिर दबीर का, जिसने हमें काम पर करीब से देखा था। बाद के वाकयात की रोशनी में मेरी ख्वाहिश है कि मैंने उस औरत को करीब से देखा होता। प्याले उसके पास लाए, लेकिन मैंने सिर्फ इतना देखा कि वो आगे बढ़ी और उन्हें करीब कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लें और गैर वाज़ेह अल्फाज को डराना शुरू कर दिया। मैंने उनके अल्फाज सोचे, जादू का और बुराई को दूर करने का निशान दोबारा बनाया। हो सकता है वो कुछ बोले। दुआ जो भी था, वो उसी तरह आंखें बंद किए और पीठ सीधी बैठी, कुछ मिनटों के लिए बड़बड़ाना। धुएं हमारे बारे में और शोलों के बारे में काता है मोमबत्तियां टमटमा रही थीं और हुआ भारी महसूस हुई। माहौल गहरा था, जैसे अगरचा हम कहीं खामोश और खफिया थे, बल्कि जमीन के नीचे गहराई में बगदाद की एक गली के दाखिली दरवाजे से महज चंद फट के फासले पर उसे खुश नहीं समझा। ऐसी खबरों के बाद कौन होगा? सूरज की रोशनी एक अंधी मुस्ततील में हमारी तरफ उड़ रही थी, और लोगों के झगड़े का शोर बिल्कुल सड़क के नीचे, और बच्चों की हंसी, यहां तक कि घोड़े की खिराश हलचल मचाते शहर की तमाम खुशबुओं के साथ हम तक पहुंचा। मैं दोनों आदमियों से आगे था, मेरी आंखों को एडजस्ट करते ही गली का सर्वे करना। जब हम चल रहे थे तो मास्टर खामोश था और उसका चलना सस्त था। मैं उसमें से किसी के बारे में अपने आप को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, दुबेर ने कहा, बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट की आवाज। मैंने सोचा कि यह झूठी खुशी है। मैं नहीं जानता कि क्या सोचूं, जाफर ने कहा। क्या तुमने उसमें सच्चाई नहीं सुनी? अल्फाज वहां जादू था। मैं वापस उसके पहलू में गिर गया। हो सकता है, मजी हां मेरे पास था। भूल गया कि मैंने उसे क्या बुलाना था, लेकिन मुझे लगता है शायद उसने प्यालों को उलझा दिया। गौर करो, जाफर ने उठाया। एक अंगली। दबीर राक्षसों का कातिल नहीं है, वो एक आलम है, यकीनन उसके पास होगा। तुमसे मुराद आसिम, आप जंगजू हैं। मैं समझता हूं कि खुदा के लिए बड़ी चीजों का मंसूबा है। आप, मुझे उम्मीद है कि मास्टर, और मैंने अक्सर सोचा है कि मैं कलम हाथ में ले सकता हूं। मैं रहा हूं बहुत सी कहानियां तख्लीक करने के लिए हौसला अफजाई की, लेकिन उन्हें कभी भी नीचे नहीं रखा। आपने मुझे कहते सुना है, उनमें से कुछ मेरे ख्याल में। हाँ, मैंने इत्तेफाक किया, हालांकि मैंने हमेशा सोचा था कि वो थोड़ी देर पहले चला गया था, अपनी बात तक पहुंचना। अब जाफर ने देर तक दबेर की तरफ देखा, यहां तक कि जब हम मरकजी गली में दाखिल हुए थे, मास्टर ने यकीन के साथ कहा, उसने अपनी किस्मत को उलझा दिया होगा। वहां कोई और वजाहत नहीं है। दबेर, मुझे सख्त मत समझो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें चाहिए मेरी खिदमत छोड़ दो अपनी हिफाजत के लिए। मास्टर, दुबीर ने बात शुरू की। अंदर, जाफर ने तसही की। मेरी भांजी अच्छी है, मैं जानता हूं, वो जवान और अच्छी है, बोला, और मेरे लिए यह गैर दानशमंदाना था कि मैं उसे एक ट्यूटर के साथ पेश करूं। वो मुस्कुराया। तुमने देखा, उसने मुझसे कहा। मेरे पास अल्फाज का एक तरीका है। वो दुबीर की तरफ मड़कर देखा। वाज़े तौर पर औरत ने प्यालों को उलझाया। मैं एक घुटने टेकते हुए आदमी के पास से गुजरा, जो ऊपर और गंदे बाजुओं से खौफजदा होकर भीख मांग रहा था, अब अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त के लिए, जिसकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि मैंने उसे हमारे साथ शामिल होने का मशूरा दिया था। मास्टर अंदर, वो सिर्फ एक बदतमीज झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी,
اگر وہ ہوتی واقعی جادو کی مالکن، کیا وہ ایک محل میں نہیں رہے گی جس کی دیواریں یاقوت اور زمرد؟ یقیناً ہم اس سب کو مذاق کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک لارک۔ میں نے جعفر کے لہجے سے دیکھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی۔ میرا خیال ہے میں نے کبھی نہیں سیکھنا تھا کہ اس نے کیا سوچا۔ اسی لمحے خون بہہ رہا تھا۔ آدمی نے ہمارے راستے میں ٹھوکر کھائی، جعفر کی چادر سے لپٹ گیا، پھر اندر گھس گیا۔ ہمارے سامنے